अरे न्यायपालिका हल्द्वानी नहीं छुड़ा सकती, या औकात है तुम्हारे न्यायपालिका की? हल्द्वानी में मुसलमान जो कब्जा करके बैठे हैं, सब जानते हैं कि गलत कब्जा है, अवैध कब्जा है, न्यायपालिका का औकात हो तो छुड़ा कर दिखाओ। तो न्यायपालिका जिस मूलभूत व्यवस्था और व्यवहार से चल रही है वो देश हित में नहीं है। और ये बात तब तक कोई जज नहीं कहता जब तक वो बैठा रहता है गद्दी पर। जिस दिन वो जज रिटायर होगा, देख लेना सारे जजों की एक ट्रेंडिंग मोनोपोली देखना, तुम सारे जजों की ट्रेंडिंग मोनोपोली देखना। जब वो सिटिंग जस्टिस बरतता है, जब वो अपने आप को न्याय का देवता बनाकर प्रस्तुत करता है, तो उसमें जो गद्दी की गर्मी होती है, उस गद्दी की गर्मी में वो उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है समाज के साथ। लेकिन जैसे वो रिटायर होता है, सबके ज्ञान चक्षु हजार गुणित खुल जाते हैं और वो कहते हैं कि न्याय व्यवस्था बहुत पीछे चल रही है, भारत की जनता को कोर्ट पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। क्यों कहना पड़ रहा है तुमको बार बार? आखिर ये इस परिस्थिति, ये समाज में व्यवस्था क्यों आई? लोग इस बात को सोचने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं कि वी कांट गो टू कोर्ट इफ वी सीक फॉर जस्टिस? और ये बात मैं कहूं तो कहोगे कि तुम बाहर के व्यक्ति हो। मैं बीएन खरे को मैं कोर्ट करना चाहूंगा इसमें। बीएन खरे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। वीएन खरे को मैं कोर्ट करना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने यह कहा था, एंड नॉट एज अ सिटिंग जज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उसने यह बयान दिया था वीएन खरे ने कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप न्यायपालिका की ओर मत देखिए। क्यों ये स्थिति आई? तुम हम पर अवमानना का केस करवा रहे हो। क्यों? केस होने से सच बदल जाएगा? केस होने से वास्तविकता बदल जाएगी? चलो अवमानना का केस करके हमको आजीवन जेल में डाल दो, क्या उससे गरीबों को न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा इस देश में? क्या उससे हिंदू विरोधी फैसले न्यायपालिका लेना बंद कर दे? अरे न्यायपालिका हल्द्वानी नहीं छुड़ा सकती, या औकात है तुम्हारे न्यायपालिका की? हल्द्वानी में मुसलमान जो कब्जा करके बैठे हैं, सब जानते हैं कि गलत कब्जा है, अवैध कब्जा है, न्यायपालिका का औकात हो तो छुड़ा कर दिखाओ। नहीं छुड़ा पाएगी। शाहीन बाग में तो काम हुआ नहीं। अरे इस देश में खालिस्तानी देशद्रोही लोग सांसद बन बनकर बैठ जा रहे हैं पार्लियामेंट में। कल वो कानून बनाएंगे हमारे विरुद्ध और उसी कानून के आधार पर न्यायपालिका हमारे भविष्य को नष्ट करेगी, तो क्या कहेंगे? जी हुजूर, सांसद कानून बनाएगा तो वो सांसद खालिस्तानी है, बांग्लादेशी है, आतंकवादियों के साथ उठता बैठता है कि 15 मिनट में हिंदुओं को मिटाने की बात करता है। ये हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे? और उस स्थिति में उसके बनाए कानून के आधार पर जब तुम निर्णय देने पहुंच जाओगे, हमारे जीवन का फैसला लिखने पहुंच जाओगे, तो हम क्या कहेंगे? हुजूर, आपका सम्मान हमारे प्राणों से भी बढ़कर है। हम मर जाएं, हमारे बच्चे मर जाएं, लेकिन आपकी इज्जत बची रहनी चाहिए, ये कहें हम? तो ऐसा तुम कहो, हम नहीं कह सकते। हम इस देश को हाईजैक करने की परमिशन, वी कांट परमिट द जुडिशियल माफिया, इलीगल कार्टेल जो चल रहा है इस देश में, वी कांट परमिट द इंस्टीट्यूशन टू हाईजैक द कंट्री इन द नेम ऑफ लॉ। इसको स्पष्ट रूप से समझ लो। कानून मजबूर करता है आपको अपराधी बनने हेतु, कानून आपका शोषण करता है, लेकिन अपने आप को दिखाएगा मैं रक्षक हूं। आपके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेता रहता है कि मैं और ठोकर मारता हूं, देखता हूं ये कब तक सहन करेगा। और जिस दिन आपने पलटवार किया, जिस दिन आपने देखा कि प्रशासन मेरी एफआईआर तक नहीं लिख रही है, जज मेरे द्वारा किए जा रहे आर्गुमेंट को सुनना तक नहीं चाहता है, तब मजबूरी में हमको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। तब फिर आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, कानून हाथ में लेने का आरोप लगेगा, फिर आप ही जेल जाइएगा। कानून आपको एक पोटेंशियली क्रिमिनल बना रहा है, क्योंकि इसको बनाने वाले लोग उसी क्राइम वर्ल्ड से निकले हैं। बिना क्राइम के वो पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी मेंटेलिटी क्राइम को सपोर्टिव रूप से देखती है। क्राइम बचा रहेगा तो अदालतें चलती रहेंगी, नहीं तो बेरोजगार मरेंगे भूखे। अगर तुमको निर्णय करने का अधिकार दे देंगे लोकल स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, बताओ पति पत्नी के झगड़े पारिवारिक स्तर पर सुलझ सकते हैं कि नहीं? लेकिन फैमिली कोर्ट बनेगी तो वहां पर झगड़े चलेंगे, तो वकीलों को पैसा मिलेगा, जजों को पैसा मिलेगा, पुलिस को पैसा मिलेगा, तब इनका घर चलेगा। नहीं, ये अपनी रोटी सेकने के लिए तुम्हारे बच्चों की चिता जला रहे हैं भाई, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? बीएनएस 15 जजों को खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे रहा है और उसी की आड़ में ये लोग जो है सो कुछ भी फैसला लिखते जा रहे हैं। मृत शरीर के साथ संभोग करना गैरकानूनी नहीं, व्यभिचार करना गैरकानूनी नहीं, तो गैरकानूनी क्या है? केवल अपने धर्म की बात को कहना, केवल तुम्हारी अनीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना, यह गैरकानूनी है। 21 साल की लड़की शादी करेगी या 20 साल की लड़की, तो जेल चले जाएंगे उसके माता पिता, वो लड़का जेल चला जाएगा। क्यों भाई? हम तो 21 साल पहले शादी की अनुमति नहीं देते, लेकिन 18 से 19 साल की लड़की अगर 10 लड़कों के साथ रमण करके 10 बार गर्भपात करा रही है, उससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मोरालिटी। उनको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। आपकी बेटी अगर 19 साल की उम्र में 10 लड़कों के साथ रमण करती है, 10 बार गर्भपात कराती है, जज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 19 साल की उम्र में अगर आप उसका कन्यादान कर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपत्ति हो जाएगी, कानून का आपको जेल में डाल देगा।
क्या कहेगा? आप गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी है। क्यों भैया, क्या गैर कानूनी हो गया इसमें? हमारी बेटी है, हमने पढ़ाया लिखाया जन्माया, हमने उसके सुख दुख में उसका पालन पोषण किया। तुम होते कौन हो वहां पर आकर ये डिसीजन देने वाले कि हमको अपनी बेटी की शादी किस उम्र में करनी और किस उम्र में नहीं करनी? हाँ ठीक है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति मां बनने लायक नहीं है, वो नहीं बनेगी मां 20 साल 25 साल, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वही लड़की 19 साल की उम्र में अगर किसी होटल में जाकर लड़काबाजी कर रही है, दारू सिगरेट कर रही है किसी बार में जाकर, तब तो तुमको उसको फ्रीडम दिख रहा है, उसको मेंटली इल तुम बना रहे हो, कैरेक्टरलेस तुम बना रहे हो। हम विरोध करें तो तुम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का होम रूलिंग लगा दे रहे हो उसमें, कि तुम उसकी स्वतंत्रता फंडामेंटल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। और कल को वही लड़की अगर कहीं पर कोई इसमें फंसेगी, कोई रैकेट में फंसेगी, तब भी तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। तो ये केवल इकोनॉमिक मॉडल रेवेन्यू जनरेशन कर रही है जुडिशियल माफिया इस देश में। आप कानून से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको बचाएगी, वो किसी की रक्षा नहीं कर सकती। भीड़ से डरती है न्यायपालिका, उसको न्याय से कोई मतलब नहीं है, वो आगे पीछे हितों को देखकर काम करती है, अपने हितों को। मैं कहां तक सुरक्षित हूं, मेरी संस्था की इज्जत बचनी चाहिए, हमारे विरुद्ध कोई कुछ न बोल दे। ये न्यायपालिका की मोनोपोली बन गई है। और न्यायपालिका में रहकर अगर कोई इस भ्रष्टाचार का विरोध करे कि कैसे डिले किए जाते हैं निर्णयों में, कैसे सबूत बदले जाते हैं, कैसे उनको फेक नैरेटिव में पेश किया जाता है, एक एक तारीख लेने के लिए कैसे घूस देनी पड़ती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विरुद्ध कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज को आपने पनिशमेंट दी? आपने कहा ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार है, किस जज को आपने पनिशमेंट दी बताइए? किस वकील को आपने जेल भेजा बताइए? किस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपने निलंबित किया बताइए? तो किस बात का भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं? मैं बाप बनना है सबको, लेकिन भरण पोषण किसी को नहीं करना है। अगर आप इसमें न्यायपालिका में बैठकर या पुलिस प्रशासन में बैठकर अगर आप नीति नियम से चलना चाहेंगे, लॉबी आपको काम नहीं करने देगी। क्या जो जज वास्तव में कानून से चलना चाहते हैं उनको अपने जीवन पूछिएगा, ऑफ रिकॉर्ड ही बताएंगे वो, जब तक रिटायर नहीं हुए हैं। ऑफ रिकॉर्ड जो सिटिंग जज है वो अपने इंस्टीट्यूशन का करप्शन उजागर करने का सामर्थ्य नहीं रखता। एक बहुत बड़ा कानून है गंदा इस देश में, BNS 15, पढ़िएगा कभी BNS 15 को। BNS 15 कहता यह है और करता कुछ है। मतलब कहता यह है कि जजों के माध्यम से निर्णय में अगर कोई गलती हो गई हो और अगर वो गुड फेथ में वो गलती की हो, मतलब उस समय उनको लग रहा था कि जैसे पर्सन ए दोषी है, उन्होंने उसको सजा दे दी, लेकिन वो बाद में निर्दोष निकला, तो सजा देने वाले जज को दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में काम किया था। और इसी का आड़ लेकर ये गुंडागर्दी करती है जुडिशियल माफिया। अच्छा, BNS 15 के आधार पर जो छूट मिलती है इन लोगों को, अगर हाई कोर्ट का जज किसी को उम्र कैद या मृत्युदंड सुझा देता है, अब वो व्यक्ति अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में और अपने इन्वेस्टिगेशन में और निर्णय में पाया कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो निर्दोष था। हाई कोर्ट ने विधिपूर्वक नियमों का पालन नहीं किया या प्रमाणों को वैसे नहीं देखा जैसे वो थे, या कानून की व्याख्या सही रूप से नहीं की, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो इस हाई कोर्ट वाले जज के साथ क्या होगा? कुछ नहीं। मतलब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये तो सिद्ध हुआ ना कि ये जो हाई कोर्ट का जज था उसको कानून की समझ नहीं थी। यदि आप बड़े हैं, आप ज्यादा जानकार हैं, तो नीचे वाले को जानकारी नहीं थी कानून की, या फिर वो प्रमाणों को या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को वैसे स्पष्टता से या विवेकपूर्ण दृष्टि से देखने की योग्यता नहीं रखता। यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा? उस जज के साथ क्या होगा? नथिंग विल हैपन टू दैट जज और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और द एडवोकेट्स, कुछ नहीं होगा उनको। और कंसीडर कीजिए सिचुएशन कि अगर वो व्यक्ति निर्दोष सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, उस स्थिति में वो को उसको तो फांसी दे दिए थे अपनी अयोग्यता के कारण। अब आपको अयोग्य कहेगा तो कंटेम्प्ट लगा दीजिएगा फिर आप कि हमको अयोग्य कह रहे हो, जबकि आपकी अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई इस जज ने गलत फैसला दिया, हम इसको रिवोक करते हैं, हम इस फैसले को बदलते हैं। मतलब वो जज उस समय कानून की सही व्याख्या नहीं कर रहा था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप मानते हैं कि कानून की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, उसके फैसले के भरोसे आप करोड़ों नागरिकों का भविष्य कैसे सौंप सकते हैं? ये इस देश की न्यायपालिका की स्थिति है। आप एक ऐसे व्यक्ति को कैसे जज बना सकते हैं जिसको आप ही मानते हैं कि उसने मृत्युदंड गलत रूप से दिया था? मतलब अगर वो व्यक्ति कदाचित सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता था, आप तो जान ले लिए थे उसकी, एक निर्दोष का आप मार चुके थे, हत्या कर चुके थे आप कानून के नाम पर, और वही हाई कोर्ट का आप तो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसला हो जाता तब अगला कहां जाएगा? इस देश का एक सामान्य नागरिक कहां जाएगा? यही हाई कोर्ट का जज कल जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या उसकी बुद्धि ज्यादा बड़ी हो जाएगी? जो व्यक्ति ये मानसिकता रखता हो, मैं मुलायम सिंह का नाम लूंगा, जो व्यक्ति ये मानसिकता रखता हो
कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार हो जाता है, गलती हो जाती है, उस मानसिकता का व्यक्ति जब सांसद बनकर कानून बनाएगा तो मेरे देश पर, मेरे भविष्य पर, मेरे बच्चों पर ऐसे व्यक्ति की मानसिकता से उत्पन्न कानून का क्या असर होगा, और उसको पद्म विभूषण देने वाली सरकार की मानसिकता कौन सी अलग होगी। यह इस देश का एक नंगा सत्य है। यह कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के लिए है। क्या जनता के लिए वास्तव में लोकतंत्र है? व्यावहारिक धरातल पर नहीं है। क्या सरकार के खजाने में जो धनराशि है वह जनता के लिए है? नहीं है। क्या सरकार के पास जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, क्या वो वास्तव में व्यावहारिक धरातल पर जनता के लिए दिखती है? नहीं दिखती है। हाँ, कुछ मामलों में अपनी छवि अच्छी रखने के लिए प्रशासन, पुलिस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतने हथियारों के बाद, आविष्कारों के बाद, या इतने उन्नत विज्ञान में अपना विकास दिखाने का दावा करने के बाद भी समाज अशांत क्यों है, उपद्रव से ग्रस्त क्यों है, असुरक्षित अनुभव क्यों करता है? किसी भी बात को लेकर, जिसको आज की भाषा में कहें श्योरिटी, वो क्यों नहीं दिखती है? न हम किसी शिक्षा की स्थिति में अपने आप को श्योर मान सकते हैं, न रोजगार के क्षेत्र में मान सकते हैं, न सड़क की में सुरक्षा है, न चिकित्सा में सुरक्षा है, न हमारी आजीविका में सुरक्षा है। यहां तक कि अपने धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर भी असुरक्षा का अनुभव किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर समाज को विकसित और निष्पक्ष बनाने का दावा किया गया था उस पीढ़ी के लोगों के द्वारा, क्या वो इतने दूरदर्शी नहीं थे कि हमारे इस ह्रास को देख सकें? या वर्तमान स्थिति के जो राजनयिक हैं, क्या वो इतने प्रबुद्ध नहीं है कि उस गर्त से इस देश को निकालने में सक्षम हो सकें? इसका कारण यह है कि राजीव दीक्षित जी, उनसे कई मामलों में सहमति या असहमति लोगों की हो सकती है, किंतु एक पंक्ति उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्रासंगिक लगती है, कि खराबी गाड़ी में है, आप ड्राइवर बदल रहे हैं। हाँ। ये उन्होंने बहुत अनुभव से कहा था। तो यह बात भी व्यावहारिक धरातल पर अनुभूत होती है कि जिस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने नेताओं को चुना, या नेताओं ने अपने आप को हमारे माध्यम से वहां तक पहुंचाया, वो उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करते नहीं, उसको अनुशासित करने का प्रयास करते नहीं, वो दोषारोपण में ज्यादा विश्वास करते हैं। तुमने क्या किया ये बताओ। वो जिम्मेदारी अपनी लेकर के हम क्या कर रहे हैं ये बताना नहीं चाहते। वो दूसरे से, सत्ता हो या विपक्ष हो, वो तो गद्दी बदलती रहेगी, बैठने वाला बदलता रहेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनकी यह शैली रहती है कि वह सामने वाले के ऊपर सारी गलतियों की जिम्मेदारी डाल दें। यह समस्या का एक मूल कारण हमें देखने को मिलता है।